कैलकुलेशन जो आपने घर में करनी थी वो इधर हो रही है। ओके, कम ऑन IAS 12। माय डियर, आपसे बात हो रही है। कम ऑन IAS 12। ठंड लग रही? कंबल और रजाई लेके पांव बाहर निकाल के सोए होते हैं। अच्छा माय डियर, ये तरह निकालें पेज नंबर, आज के नोट्स का पेज नंबर 6 निकालिएगा। 6 के अलावा ना भी निकाल लीजिएगा। 6 कर लिया? करेड और नॉट करेड? करेड। पेज 313 पर देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 क्या कहता है। पेज 313 जरा साथ वाले की किताब का निकालें। वॉल्यूम 2 को तो अभी दफन कर देना, उसको जोहर के बाद निकालेंगे। अच्छा जी, ऑफसेट ऑफ करंट टैक्स लाइबिलिटीज एंड करंट टैक्स एसेट्स, पेज 314। 313 लिखा हुआ 14 300। अच्छा चलें पहले 314 पे आ जाएं। पेज 314। करंट टैक्स लाइबिलिटी क्या है? CTP, लेकिन इसका असली नाम क्या रख दिया था हमने? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और करंट टैक्स एसेट क्या है? आपने गवर्नमेंट को क्या पे कर दिया है? एडवांस टैक्स। तो अगर आपने हुकूमत पाकिस्तान को एडवांस में भी टैक्स दे दिया हुआ है और उधर से साल के एंड पे पेएबल भी आ रहा है, अब इस पेएबल और एडवांस टैक्स को नेट करें या ना करें, अ कंपनी मस्ट ऑफसेट। इनको क्या करें? अगर, और अगर ये ना हो तो बताएं ना, कंपनी मस्ट ऑफसेट अगर, और अगर ये ना हो तो, और अगर ये हो जाए, कितनी कंडीशंस पूरी होनी जरूरी हैं? तो लीगल राइट हो आपके पास ऑफसेट करने का, और आपकी नीयत भी हो कि मैं नेट बेसिस पे इसको सेटल करूंगा। भाई ये तो अब उस मुल्क के लॉ के मुताबिक पता चलेगा ना। चलें, An entity will normally have a legal right to set off a current tax asset against a liability. Asset को liability से कब set off करें? वैसे उसमें मना कर दिया था IAS 37 में, रिसीवेबल अलग शो करना है, प्रोविजन अलग शो करनी है, उसमें मना कर दिया था। लेकिन यहां when they relate to income taxes levied by same tax authorities and tax authorities permit the entity to make or receive a single net payment, तो बता दें मेरा लीगल इन्फोर्सेबल राइट कब होता है? राइट भी होना जरूरी है और इन, अच्छा हो क्या रही है बात, जरा बात सुन लें। आप लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है, कई दफा हम एडवांस में टैक्स जमा कराते हैं टैक्स वालों को साल में, कई दफा टैक्स वाले आके एडवांस में टैक्स ले जाते हैं। एडवांस में वो टैक्स ले गए हुए हैं और साल के एंड पे मैंने एक पेबल भी निकाला हुआ है, तो बैलेंस शीट में दोनों को अलग शो करें या नेट शो करें? IAS 37 में इसकी इजाजत नहीं थी, लेकिन ये तो कोई और स्टैंडर्ड है, ये तो टैक्स का है। तो जब आपके पास लीगल राइट हो, लीगल राइट कब होगा? लीगल राइट कब होगा? व्हेन दे रिलेट टू इनकम टैक्स लेविड बाय एंड टैक्स अथॉरिटीज परमिट, सेम टैक्स अथॉरिटी हो और आपको परमिट भी कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एसेट्स और लायबिलिटीज को ऑफसेट कर सकते। क्लियर होगी बात? तो एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया 5 मिलियन और पेएबल है 15 मिलियन, तो 10 मिलियन शो कर दें बैलेंस शीट में। अगर
नहीं नहीं, अगर लीगल इन्फोर्सेबल राइट है और आपकी इन लीगल राइट कैसे पता चलेगा? सेम टैक्स अथॉरिटी हो, यानी एफबीआर या पाकिस्तान में तो, और अथॉरिटी ने परमिशन भी दी हो। पता नहीं, ऐसे थ्योरी में कभी सवाल आ सकते हैं, 15 साल में तो कभी नहीं आया। तो ये तो नेवर एंडिंग स्टोरीज है, किताब में थ्योरी आएगी, अपनी इतनी लंबी लंबी थ्योरियां डाली हुई हैं। ऑफसेटिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड, यार ये तो करते हैं हम, तो आखिरी कॉलम नहीं होता डीटीएल डीटी और एंड पे नेट करके हम डीटीएल निकाल देते हैं, ये तो हम करते हैं अक्सर। अ कंपनी मस्ट ऑफसेट डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी, इजाजत है भाई, इधर भी इजाजत है, इधर भी इजाजत है। मस्ट ऑफसेट deferred tax assets and liabilities if and only if the entity has a legal right to set off the current tax assets and current tax। deferred tax को तब नेट करने हैं जब करंट टैक्स सेट ऑफ करने की इजाजत हो, क्योंकि deferred tax एक हमारी अकाउंटिंग है, deferred tax का टैक्स वालों से ताल्लुक नहीं है। तो deferred tax को कब नेट ऑफ कर सकते हैं? जब करंट टैक्स को हुकूमत ने नेट ऑफ करने की इजाजत दी हुई है। अजीब बात। और दूसरी बात, the deferred tax asset and deferred tax liability relate to the tax levied by सेम अथॉरिटी। बस आगे काट दें। तो बता दें ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स लायबिलिटीज को कब नेट ऑफ करना है? जब आपके पास लीगल राइट हो करंट टैक्स को सेट ऑफ करने का, और दूसरा सेम अथॉरिटी हो। इधर इंटेंशन का जिक्र नहीं है, ऊपर किसका जिक्र है? इंटेंशन का। चलिए हम ज़बानी याद कर लें। करंट टैक्स एसेट लायबिलिटीज को कब सेट ऑफ करना है? जब लीगल राइट हो और इन लीगल राइट कैसे पता चलेगा? परमिशन हो और सेम टैक्स अथॉरिटी हो। और डेफर्ड टैक्स को कब सेट ऑफ करना है? जब लीगल राइट हो करंट टैक्स को सेट ऑफ करने का और सेम टैक्स अथॉरिटी। चलिए ये छोड़े, बच्चे बच्चे आ गए हैं तो चलो एक आधा मिनट और वेट कर लो। पेज 313 माय डियर, इसका आज हमने न्यूमेरिकल करना है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। क्या मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड लॉसेस? अनयूज्ड लॉस कौन सा होता है? जो लॉस अभी तक प्रॉफिट में से माइनस, उसको कौन सा लॉस कहते हैं? अनयूज्ड लॉसेस को क्या करने की इजाजत है? कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत है। शायद आपको याद हो कि हम एक काम करते थे, लॉस आया 50 मिलियन का। लॉस क्या आया? 50 मिलियन का। एक्सपेक्टेड टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं सिर्फ 20 मिलियन सारे सालों में, फ्यूचर इंफिनिटी। अब बताएं मेरा लॉस पड़ा हुआ है 50 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ये। किसी को याद है DTL/A एज ऑन में क्या करते थे? अनयूज्ड लॉस को लिखते थे, कितना लॉस है, कितना फ्यूचर में प्रॉफिट आने की उम्मीद है, तो 20 पर रेट लगाकर डायरेक्ट आप 2-3 बार 6 डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते थे। किस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते थे? जितना लॉस आया है या फ्यूचर में जितना प्रॉफिट आने की उम्मीद है। लॉस कितना आया है, फ्यूचर में प्रॉफिट कितना आना है, तो लिमिट कर दें किस हद तक? अच्छा एक दफा ये इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, फिर आज का सवाल करते हैं। अ डेफर्ड टैक्स एसेट शैल बी रिकॉर्डेड फॉर द कैरी फॉरवर्ड ऑफ unused losses and unused tax credit if it is probable that, बोले ना, future profits will be, नोट करने का टाइम दे दूंगा। however the existence of unused losses का आना is a strong सबूत that future profits may not be done। hence it should record deferred tax asset on these items only when there is सबूत that sufficient profits will be। कितना सबूत है? 20 का। सबूत अंदाजा ही होता है। If question is silent, assume that future profits will be available in future. Future profits will be available in future. अंग्रेजियां देखें हमारी, यार ये तस्वीर खींच के उसको भेजो, फ्यूचर प्रॉफिट्स विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर। अच्छा आगे चलें।
अगर क्वेश्चन साइलेंट तो फिर तो एज्यूम कीजिएगा इंशाल्लाह फ्यूचर में प्रॉफिट्स आ ही जाने हैं। लेकिन एक काम और करना है, अगर अगले साल अंदाजा हो जाए कि अब प्रॉफिट ज्यादा आ जाने हैं, तो कितना पे डेफर्ड टैक्स बना चुके हैं? 20 पे। कितने पे फिर बना सकते हैं? 30 पे। तो इसकी इजाजत है रीअसेस करने की इजाजत। हर साल के एंड पे अंदाजा लगा लें, अगर पोजीशन बेहतर हो रही है तो जिसपे नहीं बनाया हुआ उस पर आप बना लें। क्या सारे अनयूज लॉस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते हैं या जितने प्रॉफिट आने की उम्मीद हो? और अगर अगले साल प्रॉफिट आने की उम्मीद बढ़ जाए तो बाकी पे बना लें। एट द एंड ऑफ ईच बैलेंस शीट एंड एंटिटी reassess the unrecognized deferred tax asset. What is recognized deferred tax asset? Recognized deferred tax asset 6. What is unrecognized? 30 into 30%. 30 into entity reassess the unrecognized. What is unrecognized deferred tax in our example? हो बोलो ना यार, 30 into इसको रीअसेस कर लें। The entity recorded or previously unrecognized, और उसको रिकॉर्ड कर लें to the extent that it has become probable that future profits will allow the deferred tax asset to be recovered. For example, an improvement in trading conditions may make it probable that an entity will be able to generate sufficient taxable profit in future for deferred tax asset to meet the recording criteria. Done? फातिमा लिमिटेड ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2018 में लॉस डिक्लेयर किया है 60 का। ये लॉस अगले 5 साल तक माइनस हो सकता है। वैसे कंपनी की उम्मीद है कि बहुत कम चांस है कि सारे लॉसेस माइनस होंगे, देयरफॉर नो डेफर्ड टैक्स एसेट इज रिकॉर्डेड। कोई मसला नहीं। तो 2018 में कितना डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया? 0। तो अनरिकॉग्नाइज कितना हो गया? 60 into 30 और रिकॉग्नाइज 0। क्यों? नॉट रिकॉग्नाइज, नहीं किया रिकॉर्ड। अगले साल क्या हुआ? कंपनी ने अपनी रीस्ट्रक्चरिंग की, तो रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद रीअसेस किया, तो अब फ्यूचर में 50 तक के प्रॉफिट आने की उम्मीद है। पुराना लॉस, फ्यूचर प्रॉफिट्स आने की उम्मीद, किस हद तक रिकॉर्ड कर लें सिर्फ? तो आप बता दें DTA एज ऑन 31/12/18 कितना है? 0। डन। और DTA एज ऑन 31/12/19 कितना है? 17 पॉइंट। इसको नोट ना करें, बस इस तरह नोट कर लें जो ऊपर वाला जी। ये एग्जांपल अपनी तरफ से बनाइए। इसको ना 150 मिलियन कर लें, 150 मिलियन। ऐसे वो ऊपर वाले सवाल से मिक्स ना हो जाए। ऊपर लिख लें आवर ओन एग्जांपल, ऊपर वाले डब्बे से लिंक ना कर रहे हो आप। नीचे 130 into 30% हो जाएगा। चलें ये भी कर लेते हैं, नीचे 130 into 30%। डेफर्ड टैक्स एसेट कितना बनाना चाहिए? जितना फ्यूचर में। और अगर डेफर्ड टैक्स एसेट कम बनाया और बाद में प्रॉफिट्स आने की उम्मीद हो जाए, अच्छा डन। चलें जी, बच्चे आगे, तो दोनों तरफ हाथ मार के जरा चेक कर लें, बच्चे पूरे करें। Following information has been gathered for preparing the disclosure related to tax. इस सवाल की तस्वीर भेजी थी कल आपको ग्रुप में, पहुंच गई थी? थोड़ा यहाँ से नजर आ रहा था, वैसे ही बताया था कि इस तरह का सवाल करेंगे। ऑनलाइन वालों आप लोग तो पहले ही आप देख लो, एक दफ़ा पढ़ लो। इनको तस्वीर भेजी थी इस सवाल की अधूरी सी। Following information has been gathered for preparing the disclosure related to tax of Lux Limited for the year ended। ये तो इस लक्स को काट के करें DEF। नोट्स सही अपलोड होंगे इंशाल्लाह ऑनलाइन में। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023।
24 करें इसको, 31 दिसंबर 2024 या 30 जून, 31 दिसंबर 2024। ओके, प्रॉफिट कितना है माय डियर? 90 मिलियन। चलिए स्टार्ट करें। करंट टैक्स की वर्किंग, कोई गलती सवाल में होती रही मैं साथ साथ सही कराता रहूंगा। पीबीटी इज 90 मिलियन। अक्रम नोट बनाना है 2024 का, और 24 और 23 की DTL/A की कैलकुलेशन करनी है। तो पहला सफा नोट के लिए छोड़ देंगे और दूसरा सफा रिक्वायरमेंट बी के लिए छोड़ देंगे, और तीसरे सफे से वर्किंग वन शुरू करेंगे। पहले दसना सी सानू, हर पार्ट को अगले सफे पे, नए सफे पे सॉल्व किया करें। चलिए कोई नहीं, अब जहां भी शुरू हो गया अगले सफे पे कुछ कर लें। इधर मैं रिक्वायरमेंट ए सॉल्व करूंगा और इधर रिक्वायरमेंट बी। क्या करें माय डियर? DTL/A एज ऑन 31 दिसंबर 2023 और DTL/A एज ऑन 31 दिसंबर 2024। चलें जी, पहली एडजस्टमेंट होके DEF has accumulated unused tax losses amounting to 184 as on 31 दिसंबर 2023। जी माय डियर, एज ऑन 31 दिसंबर 23 तक लॉसेज है 184। कहां ले जाऊं? एज ऑन 31 दिसंबर 23 को लॉसेज हैं, कहां ले जाऊं? कौन सी, कहां ले जाऊं? नहीं, मैं 31 दिसंबर 23 को खड़े होकर देखूंगा कि फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है। ये 184 तो लॉस है, मैंने पहले देखना है फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है। इन प्रीवियस ईयर, हमारा साल तो 24 है ना, इन प्रीवियस ईयर द कंपनी रिकॉर्डेड डेफर्ड टैक्स एसेट रिलेटेड टू दीज लॉसेस एट ₹3.6 मिलियन। DTA बता दिया, रिवर्स वर्किंग करके अनयूज लॉस हमें खुद निकालना पड़ेगा। 3.6 बिकॉज ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ, चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनयूज लॉसेस, unused losses, carrying amount, tax base, difference, tax। जी, कितना डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया था पिछले साल? 3.6 का डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया था। रिवर्स वर्किंग करें, डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मतलब है मैं 12 पर 30% लगा के बनाया था। 12 के साथ अगर बैलेंसिंग लिख दूं तो एतराज तो नहीं आपको? तो कितने पे बनाना था? और 184 पे, पिछले सवाल से बाहर आ जाओ। कितने पे बनाना था? तो 184 को काट के कितने पे बनाया? लॉस बताया था या उसने एसेट बताया कितना बनाया? तो जहन में क्या रखें? 184 पे बनना था, लेकिन बना कितने पे? 12 पे, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट्स आने की उम्मीद नहीं थी। किसकी जगह क्या यूज किया है? 184 की जगह, समझ आ गई? अच्छा माय डियर, however in 2024 DEF Limited secured a major contract expected to generate substantial taxable income. The reassessed forecast indicate that company will have a taxable profit of 50 million in next each। अब तो मेरे ख्याल से पूरा 184 बर्दाश्त हो सकता है, क्योंकि ये 50 × 4 200 के प्रॉफिट्स आने अगले 4 सालों में। तो क्या 200 के टैक्सेबल प्रॉफिट अगर अगले 4 सालों में आए तो क्या सारा का सारा माइनस हो जाएगा? क्या उम्मीद थी कितने प्रॉफिट आने हैं? 12, लेकिन अब क्या उम्मीद है कितने आने हैं? ये अंदाजा कब लगाया है? इसका मतलब है अब जब 2024 की कैलकुलेशन होगी तो मुझे जरा अभी करंट टैक्स की वर्किंग बना लेने दें।
क्योंकि हो सकता है इस साल प्रॉफिट आए तो फिर पिछला लॉस हम इस्तेमाल कर लें उसमें। तो अभी मुझे करंट टैक्स की वर्किंग बना लेने दें। करंट टैक्स की वर्किंग में जरा मुझे पता चल जाए, इस साल भी तो प्रॉफिट आ सकता है ना, तो इस साल भी कोशिश करेंगे माइनस करने की, फिर जो बच गया उसमें तो टेंशन ही नहीं। अब हमारे लॉसेस पड़े हैं 184 के और फ्यूचर प्रॉफिट्स आने हैं, अब तक कोई टेंशन ही नहीं। चलें जी, अभी मैं इस फिगर को यूज नहीं कर रहा कहीं, और 200 तो वैसे भी कहीं नहीं यूज होना, क्योंकि वो 200 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 184। तो मुझे टेंशन 184 की है या 200 की है? टेंशन है 184 की है, टेंशन 200 की नहीं है। 200 की बजाय 1000 फ्यूचर में प्रॉफिट आए, फ्यूचर में लाख आए, मुझे इससे क्या, मुझे तो टेंशन 184 की है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 184 इज लेस देन 200, तो सारा का सारा 184 रिकवर हो जाएगा। 200 को सवाल में मैंने कहीं नहीं लेके जाना खुदा के लिए। लेकिन अगर ये 200 की जगह कोई 110-20 होता तो फिर कुछ और बात मैं करता। पिछले साल क्या उम्मीद थी? 12, और लॉस कितना था? 100, इसलिए 12 पे रखा था। लेकिन अब क्या उम्मीद है? अब तो उम्मीद ही बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा जी, DEF लिमिटेड होल्ड्स एन इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स क्लासिफाइड एट FET OCI। FET OCI डिवेंचर्स में तो वो बनता है ना, डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, बैलेंस, फेयर वैल्यू एज ऑन, डिफरेंट एज ऑन, डिफरेंस फॉर द ईयर, वो सारा बनता है। दिस इन्वेस्टमेंट वाज परचेज्ड एट 150 million इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 2 million। तो मेरे ख्याल से तो FET OCI में परचेज प्राइस फिर इसकी 148 है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 है। याद आ रहा है, FET OCI में परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से शुरू करते हैं, FETPL में परचेज प्राइस से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज परचेज प्राइस या फेयर वैल्यू? 148। व्हाट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट? पड़ी रहने दे, इसमें कोई मसला नहीं। ऑन 1 जुलाई 2024 विद द फॉलोइंग डिटेल्स: फेस वैल्यू 140, कूपन रेट, इंटरेस्ट पेएबल एनुअल है, इफेक्टिव रेट, मेच्योरिटी के, जी माय डियर, कैलकुलेशन इधर ही कर लें या व्हाइट बोर्ड पे कर लें? इधर ही कर लें। वर्किंग नंबर 3 कैसे? 2, परचेज प्राइस 1, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2, फेस वैल्यू 140। शुरू करें जी? किसी को याद है कहां से शुरू करते हैं? परचेज प्राइस से शुरू करते हैं, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एक फटा होगा सवाल में, और हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है। डन, वो कोई मसला नहीं, ये शेड्यूल तो साल का बनता है और फिर उसमें से 6/12 करके निकाल लेंगे। जी माय डियर बोलें। डेट, कूपन रेट होता है 140 पर 6%। उसके बाद बैलेंस कहां से, अभी आप लोगों ने नहीं लिखना, बैलेंस कहां से शुरू होता है? परचेज प्राइस प्लस, व्हाट इज परचेज प्राइस, व्हाट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2। तो परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 148 प्लस, मैं इधर ही कर देता ब्रैकेट में, लेकिन आपको पता है इधर आगे और कॉलम आने हैं। अब जी बोलें। 150, वर्किंग 2.1, डन जी। बोलो ना। डेट 1/7/24, 30 जून 2025। इफेक्टिव रेट बताना है मुझे, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट 5%। बोलें जी, बोलो ना। 7 पॉइंट, बस कैरी डाउन की मुझे जरूरत नहीं है। अगले कॉलम क्या है? फेयर वैल्यू एज ऑन, डिफरेंस, वैसे तो इस सवाल में बराबर ही होगा, डिफरेंस फॉर द ईयर। अच्छा चलें, कैरी डाउन बताएं कितने?
9.1। जी माय डियर, थोड़ी सी अक्ल है हमारे में। फेयर वैल्यू देखें। जी माय डियर, थोड़ी सी अक्ल है हमारे में। फेयर वैल्यू देखें किस दिन की है। भाई यहां तक बन गया? कोई याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? यहां तक बन गया? हाँ माय डियर, बताएं। ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट द फेयर वैल्यू डिक्रीज टू 120 ऑन 31/12। मेरे जी एंड के ऊपर ही होगा ना, मैंने खुद सवाल बनाया है। इस सवाल में ये लाइन डाल दें, आई कैप डेट डालता होता है। मेरे बने हुए सवाल की एरर्स आपके कॉन्सेप्ट तो खराब ना करें ना, तो आई कैप डेट डालता होता है। हमारा जी एंड 31 नंबर 24 है ना, तो 31 नंबर 24 की फेयर वैल्यू देनी है उसने। 31 नंबर 24 की फेयर वैल्यू कितनी है माय डियर? 120। क्या करें भाई, आप 126 को कहां लिखें? कहां लिखें? इधर लिखें, नीचे लिखें? क्या करें? आपकी मर्जी है भाई, जैसे मर्जी करें। मैं एक मशवरा आपको देने लगा हूं, क्योंकि मुझे ना कैरिंग अमाउंट्स चाहिए होंगे, फिर आगे टैक्स बेस भी चाहिए होंगे, गेन लॉस भी चाहिए होगा। तो इस तरह का फटा तो हमने एक ऑप्शन है कि 7.5 को आप 6/12 कर दें और ये पेमेंट अगले साल आनी है, फिर ये 31/12/24 पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन मैं इस तरह करना नहीं चाह रहा, क्योंकि आप यू विल बी कंफ्यूज्ड कि इधर भी सर 6/12 किया करना है, तो मैं इस तरह करना नहीं चाह रहा। बट अगर ये कर दें आप तो कमाल हो जाएगा। 150 + 7.5 × 6/12 इज कैरिंग अमाउंट। यस, एंट्रीज करके बता देता हूं आपको, रिलैक्स हो जाए, एंट्रीज करके बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, बट 6/12 वाली। So tell me two journal entries for this model. We cannot pass entry cash debit investment credit because this entry is for next year. This is interest of full year. I need interest of 6 months. So tell me two journal entries of this year. Investment debit cash credit, investment debit interest income with 6/12. मेरे दिल में ये आ रहा है कि इनको ना थोड़ा नीचे ले आए, इनको थोड़ा नीचे ले आए, दोबारा उतार के नीचे ले आए। 31/12/2024 इसको नीचे ले आए और बैलेंस ही लिख दें या कैरिंग अमाउंट लिख दें, जो भी आप पसंद करें। उसको मेरे ख्याल से ऐसे कर लें, 150 जमा 7.5 इंटू 6/153.7। सारे एग्री करते हैं तो हाथ खड़ा कर दें। ये मेरी कैरिंग अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट क्रिएट इसमें हुई और ग्रो 6/12 से होगी। ये मेरी कैरिंग अमाउंट है। अब उनको दोबारा उतार लें नीचे, फेयर वैल्यू, डिफरेंस और डिफरेंस फॉर द। ओ यार समझ आई कोई बात? ये फड्डा क्यों नहीं क्लास में या आईकैप के पास पेपर में कभी हुआ? क्योंकि उसने कभी एफईटी ओसीआई में आज तक अकाउंटिंग ईयर एंड और डिवेंचर का ईयर एंड बदला। क्या मैं ओपनिंग फेयर वैल्यू को कंपेयर करूं या अगले साल की फेयर वैल्यू को कंपेयर करूं या हमारे साल के एंड की कैरिंग अमाउंट को मात्र कंपेयर करूं? ये ओपनिंग है, ये अगले साल की है, और ये क्या है? कुछ समझ आ गई है तो बता दें, वरना फिर दोबारा कर लेते हैं सारा। ये कैरिंग अमाउंट है ना, इसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करें। 120। कितने लोगों ने यही काम करना था पेपर में? मतलब कहीं जाके प्लस माइनस कर देते, फॉर्मेट जो मर्जी होता, समझ आ जाना था कि वी शुड नॉट कंपेयर 149। 149 इज धोखा जी। ये तो एज ऑन है ना, फॉर द ईयर भी 27.8। इट इज खुशी और गम। गम। जी भाई, एंट्रीज
बोलो ना, 150। आगे बोलो। इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ओहो, अब ये 7.5 3 जो 6 बड़ा 12, 3.3 आगे। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, ट्राई 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 ट्राई। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई डेबिट एंड डीटीए स्लैश। ये बात कितने लोगों को याद है कि जो आउटसाइड पी एंड एल एंट्रीज होती हैं वो नेट ऑफ टैक्स होती हैं। इज इट इनसाइड पी एंड एल या आउटसाइड पी एंड एल? ये कितने लोगों को बात याद है? जरा हाथ खड़ा करके बता दें, कोई याद आ रहा है? जरा आप याद आ रहा है कि जब भी आपने ओसीआई में कोई चीज लेके जानी है तो ग्रॉस लेके जानी है या नेट ऑफ टैक्स? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? असल में ये गम यूजर्स को पूरा ना देना। क्यों ना यूजर्स को पूरा गम दे दें? जरा सोच के बताएं, क्यों ना यूजर्स को पूरा गम दे दें? असल में होगा ये, फ्यूचर में ये गम आएगा बेचने पे, गम की वजह से टैक्स सेव होगा। उस सेविंग को आज रिकॉर्ड करें। हाँ, सेविंग को आज रिकॉर्ड करें। गम आने ना फ्यूचर में, जरा आप जो गम आएगा फ्यूचर में, वो गम आने की वजह से प्रॉफिट्स कम होंगे तो टैक्स, तो सेविंग रिकॉर्ड कर लें। यूजर को वैसे पूरा गम ना देते हैं, 27.8 ही दे देते हैं उनको। यार ये सारा गम तुम्हारा। क्यों? ये एंट्री कहां कहां करनी है यार? ये एंट्री, अब मैं रटा नहीं लगवा रहा आपको, ये एंट्री सादा सी बात है। IAS 38 में जब रिवैल्यूएशन हो रही होगी, IAS 16 में जब रिवैल्यूएशन हो रही होगी, करते थे IAS 16 में तो यही एंट्रीज करते थे। IAS 16 में जब रिवैल्यूएशन हो रही होगी, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर जब FET OCI पे पड़े होंगे, और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर जब FET OCI पे पड़े होंगे, तो बेसिकली OCI ही मेन बात निकली। हमारे सिलेबस में 4 OCI हैं सिर्फ। कौन कौन सी हैं? IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल, IAS 38 का रिवैल्यूएशन मॉडल, IFRS 9 का इन्वेस्टमेंट इन शेयर का FET OCI, और IFRS 9 का इन्वेस्टमेंट इन को फाइनेंशियल लायबिलिटीज में भी थोड़ा OCI है, लेकिन उसको भी छोड़। डन। तो जहां जहां OCI आएगा वहां एंट्री ऐसे हुआ करेगी। अगर याद किसी को रह सकती है तो बड़ी अच्छी बात है। डन। चलें जी, अभी तक हम सवाल IFRS के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं। इसको कैसे डालने IAS 12 में, वो अलग बहस है। अभी तक सारी डिस्कशन किसकी चल रही है? IFRS 9 की। इधर क्यों नहीं पंगा किया? नीचे आके क्यों पंगा किया है? क्योंकि ये कैरिंग अमाउंट्स हमारे काम की नहीं थी। अभी तक कैरिंग अमाउंट्स पे चल रहे हैं, टैक्स बेस की डिस्कशन ही शुरू की मैंने। जी बोलें। हाँ जी, टैक्स रेट 30% है ना, 27.8 इंटू 30%, 8.3, 19.5 बैलेंसिंग। गम यूजर को दे दें 19.5। ये कहां जाएगा 19.5? पैट आएगा ना, पैट। पैट के नीचे लाइन आएगी OCI। OCI में ये नेगेटिव के तौर पे शो होगा, इसकी वजह से TCI कम हो जाएगी। पैट में ये जमा करेंगे या पैट में ये माइनस करेंगे? कहां जाएगा? चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व कितनी? इसकी वजह से TCI कम हो जाएगी। समझ आ रहा? आ रहा? ओके। लेकिन मेरे तो ख्याल से अब आप ऐसा करें, खाली डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में ले जाएं इसको, 8.3 को। फिक्स्ड एसेट में भी जाता था IAS 16 में भी। 8.3 को डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में ले जाएं। ये फिर क्योंकि आपने भूल जाना है बाद में। वर्किंग नंबर 3, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट अकाउंट। डेफर्ड टैक्स अकाउंट को क्या मारना है? डेबिट। किसके अगेंस्ट? इन्वेस्टमेंट। ब्रॉड डाउन कैरिड ऑन तो बाद की बात है। अच्छा जी,
डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2024। अनयूज लॉसेस के लिए जगह छोड़ दें। यार रेट का भी कॉलम डालना था, इधर भी रेट का कॉलम छोटा सा करके डाल दीजिएगा, माजरत। अच्छा जी, अनयूज लॉसेस की जगह छोड़ दें। आप बताएं जी इन्वेस्टमेंट। पहले कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाला फड्डा कर लें, फिर उसके बाद बाकी चीजें बाद में। टैक्स रेट गिवन ना होता तो फिर तो सारा उसी में जाना था। ओके। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज एन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट इज टैक्स्ड व्हेन रिसीव्ड। टैक्स वाले कहते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में डाल दो। अच्छा जी, शुरू करें जी। टैक्स वाले कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में डालो, तो पीछे बच क्या जाएगा? एक्सेलेंट, 148। और ये लोग अमोर्टाइज कॉस्ट टाइप मॉडल तो यूज करते ही नहीं कि इसमें इंटरेस्ट भी जा रहा है, कैश माइनस ये वाले, तो इसका मतलब है टैक्स वाले नॉर्मली कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं, बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डलवा रहे हैं? तो मुझे तो ये लग रहा है कि बस कैरिंग अमाउंट 148 ही है। कैरिंग अमाउंट क्या है? 148। और टैक्स को कब इनकम में डालना है उन्होंने? जब कभी रिसीव होगा। तो बस मेरे ख्याल से तो 150 पे शो ना करें, बल्कि किस पे शो कर दें? 148 पे। सो व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? टैक्स बेस, टैक्स बेस, टैक्स बेस, टैक्स बेस, टैक्स बेस 148। एंड दे अलाउ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज एन। अच्छा, 148 कहां चला गया? टैक्स बेस में। और 2 रुपए कहां चला गया? खर्चे में। बोले ना जल्दी, 148 कहां चला गया? इधर 150 गया। आमतौर पे टैक्स वाले कॉस्ट पे चीजों को रखते हैं, तो कॉस्ट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी डाल देंगे तो डाल देंगे हम भी, लेकिन उन्होंने कहा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डाल दो? तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के एक्सपेंस में डाल दिया हमने। और इसको अच्छा, अब कैरिंग अमाउंट तो अवेलेबल है 126। खुदा का खौफ कर, ये 126 बैलेंस शीट में ये जाना है, ये नहीं जाना। कैरिंग अमाउंट क्या है? 126। याद रखें, बैलेंस शीट में ऐसा हो जाता है ना, 126 पे ले आए हैं चीज को। सो व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 126। अब फटा किसका रह गया? इंटरेस्ट का। फटा किसका रह गया? इंटरेस्ट को। वो कहते हैं इंटरेस्ट को तब इनकम में डालना जब मिले। तो मिला ही नहीं, लेकिन हमने तो डाल लिया हुआ इनकम में, क्या करें अब? हमने तो डाल लिया हुआ इनकम में। वो कहते हैं तब डालना जब मिले। 90 मिलियन में पड़ा हुआ, पीबीटी में पड़ा हुआ, क्या करें? उल्टा के कितना डालें? 0, क्योंकि मिलेगा कब? तो -3.8 करके। यहां इंटरेस्ट का टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट जो मिला वो मुझे नजर आ रहा है। इंटरेस्ट मेरे साल मिला या अगले साल मिला? उल्टाएं कितना? इसका आधा। और रिकॉर्ड कितना करें? हमारे साल मिला ही नहीं, हमारे साल मिला ही नहीं, तो उल्टा दें फिलहाल इंटरेस्ट इनकम। So that was all. तो आपने नई चीज क्या सीखी? टैक्स वाले आमतौर पे इन्वेस्टमेंट्स को किस पे रखते हैं? परचेज प्राइस पे। परचेज, फेस वैल्यू पे नहीं रखते। किस पे रखते हैं? परचेज प्राइस पे। असल में जो कैश पे हो रहा है, टैक्स वाले सीधी सीधी अकाउंटिंग करते हैं। टैक्स वाले आमतौर पे इसको परचेज प्राइस पे रखते हैं। फेस वैल्यू तो 140 थी। आगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर वो कहेंगे तो हम इधर 150 शो कर देते। और देखें ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर वो कहेंगे तो हम 150 इधर शो कर देते। वो कहेंगे खर्चे में डाल दो, तो खर्चे में डाल दें, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या मसला है? क्लियर? ओके। इंटरेस्ट पेबल माय डियर नहीं आएगा, असल में वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला गया है। वो इंटरेस्ट इनकम है, उल्टा इंटरेस्ट रिसीवेबल है। असल में जब ये 150 में आपने ये डाला है तो कैरिंग अमाउंट में ये चला गया खुद ही। अब इसलिए इंटरेस्ट रिसीवेबल की कोई नई लाइन इस टॉपिक में है ही नहीं, तो वो इसी के अंदर पड़ा हुआ है। वो बाद में अलग मसला है कि फेयर वैल्यू वाली एडजस्टमेंट भी आ गई।
डन जी, चलें आगे। आगे क्या चलना, निकालने तो निकाल लें, डिफरेंस कितने 22 DTD है, हाँ कम है ना, DTD है तो फिर DTA आएगा 6. चलें जी आगे। अच्छा, ये पास पेपर क्वेश्चन 13 की एडजस्टमेंट है जो आप लोग कह रहे थे क्लास में करवा दीजिएगा, पढ़ लें जी, छोड़ें उधर से ना देखें ना बस। इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन बैंक डिपॉजिट, ये तो बैंक डिपॉजिट्स हैं, ये तो बैंक डिपॉजिट्स हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स था, ये बैंक में रखे हुए पैसे हैं, तो दोनों अलग हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन बैंक डिपॉजिट्स वाज 40, भाई एक रूड का मतलब ना रिसीवेबल होता है इनकम्स के लिए और पेबल्स होते हैं एक्सपेंस के लिए। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन बैंक डिपॉजिट्स इज 40 मिलियन और 2023 में रिसीवेबल कितना था 30 मिलियन। हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी काउंट। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज, और इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट सिर्फ इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिसीट बेसिस, जब मिलेगा। बोलें जी वर्किंग नंबर क्या करूं, टी काउंट। हाँ जी बोलें। ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग 40, इनकम, ये तो सवाल का डेटा है, ये पहले नोट कर लें फिर बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। जी बोलें भाई। कैश 45। अच्छा यार, जो भी एडजस्टमेंट आ जाए ना जिंदगी में, कैरिंग अमाउंट आपकी हमेशा सही निकलनी चाहिए, वो इजी मार्क्स होते हैं, और जो उल्टाना है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, जो अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाला है उसी को उल्टाना होता है। तो ये जो पिछली एडजस्टमेंट डिवेंचर वाली है, अकाउंटिंग बड़ी मजबूत होनी चाहिए। टैक्स बेस में कोई हल्की फुल्की एरर हो जाए तो उसका इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि आगे इसके अलग मार्क्स उसने रखे होते हैं। ये फिगर गलत भी होगी टैक्स बेस तो इसके मार्क्स आपको पूरे मिलने हैं, और अगर आप ये नहीं कैलकुलेट करके आएंगे तो इजी मार्क्स लूज करके आ रहे होंगे। डन जी, चले। वो कहते हैं जितना कैश आया वो इनकम में डालो। हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट। अगला काम, इन डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन बिकॉज वी आर यूजिंग कैश अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग के केस में कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी 0, सो टेक इजी मार्क्स। इंटरेस्ट रिसीवेबल 30 एंड 0, इंटरेस्ट रिसीवेबल 40 एंड 0, ठीक है, इजी मार्क्स यहां तो ले लें। एंड इन करंट टैक्स वर्किंग, उल्टा इनकम एंड रिकॉर्ड कैश। चलें जी, ये इंटरेस्ट इनकम किसके ऊपर थी, डिवेंचर्स पर, और ये इंटरेस्ट इनकम बैंक डिपॉजिट्स पर। जी उल्टा इनकम एंड रिकॉर्ड अच्छा, हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट। Because we are using cash accounting, because we are using cash accounting, so tax base will be 0. However, carrying amount will appear. In current tax working, उल्टा income and record cash. अब आगे क्या करें, एक्सेलेंट, इसको काट दें क्योंकि इस पे रेट कितने % है, इसको काट दें, नीचे तरह रेट लगा दीजिएगा, वैसे तो ऐड ही करना होता है लेकिन नीचे तरह रेट लगा दीजिएगा। तो टैक्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड
इस पे रेट कितने? 9। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह सवाल पूरा हो गया, टोटल्स कर लें सारे। टैक्सेबल प्रॉफिट 20। एक मिनट। सोचा था कितने प्रॉफिट्स आएंगे पिछले साल के आखिरी दिन? क्या सोचा था कितने प्रॉफिट्स आएंगे? 12। लेकिन लॉसेस कितने थे? 184। फिगर्स को मिक्स नहीं करना, आसान सी बात कर रहा हूं। पिछले साल कितने लॉसेस थे? 184। लॉसेस को समझा करें सवारियां, 184 सवारियां थी। सोचा था अगले सारे सालों में 12 वाली बस आएगी, तो 12 को ही तैयार करके रखा हुआ था, बाकी को बेहोशी की गोली देके सुलाया हुआ था, और 12 सवारियों को तैयार करके रखा हुआ था। क्योंकि जब 184 सवारियां आ गई थी तो हमारा ख्याल था अगले सारे सालों में मिला के भी 2-2, 3-3 की सीटिंग कैपेसिटी की बसें आएंगी, मैक्सिमम 12 की बसें आएंगी। अब 184 सवारियां थी, 12 को उम्मीद दिला दी थी, लेकिन बस आ गई 29.2 वाली। बच्चे को भी बिठा लें साथ, 0.2। तो बस आ गई 29.2 वाली। अब क्या करें? 12 माइनस करें लॉस पुराना, या जितना था कितना? 184। पूरा माइनस करने की कोशिश करें, कोई मसला नहीं, पूरा माइनस करने की कोशिश करें जी। कितना था? 184। कितना सोचा था माइनस करेंगे? 12। लेकिन प्रॉफिट कितने आ गए? अब राय दे दें, 184 माइनस करूं, 12 माइनस करूं, 184 पूरा माइनस करने की कोशिश करूं या 12 माइनस करूं? 184 पूरा माइनस करने की कोशिश करें। लेकिन माइनस हो कितना सकेगा जी? लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कितना था? लेकिन माइनस कितना होगा? 29.2। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस की राशि था माइनस 29.2 करें, 0। टैक्स बता दें, 0। क्या करंट टैक्स ये वाला तो 0 हो गया ना, लेकिन टोटल सीटी कितना बना? सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट, टोटल सीटी कितना बना? 9। क्योंकि इंटरेस्ट पे तो अलग रेट है ना। डन। अच्छा माय डियर, अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग मुझे यह बताएं कि आपने पढ़ा हुआ है टैक्स। व्हाट वाज लॉस? 184। कितना माइनस करना चाह रहे थे? 180। 12 माइनस करना चाह रहे थे। पूरी रात रोते रहे, 184 सवारियां खड़ी हुई और भाई कह रहे हैं 12 को बिठाना चाह रहे थे। सोचा था कि 12 शायद बैठे, बस छोटी है, बिठाना पहले दिन से 184 को चाह रहे हैं। कितना लॉस था? 184। माइनस भी कितना करना है? 100। लेकिन सोचा था कि सिर्फ 12 ही माइनस कर सकेंगे, वो अलग बात है। कितना लॉस था? कितना माइनस हो गया? 29. What was total loss? What is used? What is unused? But 154.8 ना करें, अगले सालों में सिर्फ 50 आने की उम्मीद है। 50 आने की उम्मीद नहीं है, अगले सालों में 50 4 साल तक आने की उम्मीद है। तो अगले सालों में आप बता दें मैं इधर अनयूज लॉस कितना लेके जाऊं? कोई बच्चा बता दे तो कमाल हो जाएगा। 154.8। एक्सेलेंट, 154.8। कोई बोंगी नहीं मारनी, बिल्कुल रिलैक्स होकर दोबारा सुने। पिछले साल क्या हुआ था? 184 का टोटल लॉस था। हमें उम्मीद थी कि इतने प्रॉफिट, इसलिए हमने डेफर्ड टैक्स एसेट पूरा नहीं बनाया। हमारे साल प्रॉफिट अच्छे खासे आ गए। कितना लॉस था?
कितना यूज, कितना अनयूज। भाई ये टेक्स की क्लास में आप अनयूज्ड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अकाउंटिंग वाले इसकी इजाजत नहीं देते। अकाउंटिंग वाले कहते हैं कैरी फॉरवर्ड कर लो, लेकिन सोचो क्या फ्यूचर में 154 मिलियन के प्रॉफिट्स भी आने हैं या नहीं। अब जरा सोचते हैं जाके, फ्यूचर में 154 मिलियन के प्रॉफिट्स भी आने हैं या नहीं। फ्यूचर में जरा देखें कितने प्रॉफिट्स आने हैं, 200 के, तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 154 है। तो अब 154 लें या 200 लें? 154। अनयूज लॉस 154 है ना, 200 तो ऐसी बोंगी सी फिगर है, 200 को नहीं उठा सकते। ये कितने लोगों को क्लियर हो गया? व्हाट वाज टोटल लॉस? 184। व्हाट इज यूज्ड? व्हाट इज अनयूज्ड? प्लीज कंपेयर इट विद फ्यूचर, बट प्लीज रीअसेस द फ्यूचर प्रॉफिट्स। अभी एक पैरा पढ़ के आए हैं, रीअसेस करें। पहले तो अंदाजा था प्रॉफिट्स कम आएंगे, अब इस साल भी प्रॉफिट ज्यादा आ गए, प्लीज कंपेयर इट विद फ्यूचर प्रॉफिट्स। देखें फ्यूचर प्रॉफिट्स कितने हैं, वो तो बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह का शुक्र है ये पूरा का पूरा। तो बिल्कुल टैक्स की क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ था, टोटल लॉस माइनस एडजस्टेड लॉस इज इक्वल टू लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड। लेकिन अकाउंटिंग की क्लास में एक और काम किया करना है साथ, प्लीज कंपेयर इट विद, दे आर ऑलरेडी 200। तो बस फिर आप बता दें इतनी मेहनत के बाद इधर क्या लिखूं? 150 इंटू 46 पॉइंट DTA। कोई लागी नहीं लागी? असल में ये जो कुछ आखिरी क्लास होती है ना, इसमें सारी चीज़ें, कोई भी आसान चीज़ जानबूझ के डाली नहीं जाती। लेकिन पास पेपर का सवाल ऐसा नहीं होता कि सारी एडजस्टमेंट ही ऐसी हों, पहले अनयूज लॉस की, फिर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर में ईयर एंड मैच नहीं कर रहा, फिर इंटरेस्ट इनकम के अंदर ओपनिंग रिसीवेबल भी है, क्लोजिंग। पास पेपर की एडजस्टमेंट ऐसी नहीं होती। तो इसलिए लीज का भी जो हमने सवाल किया और इसका भी सवाल किया, उसमें हमने आसान चीज़ डाली नहीं, कोई सारी सोचने वाली चीज़ें डाली हैं। तो इस वजह से रिलैक्स रहा करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलें जी, अब आप बता दें इसके ऊपर रेट कितना लगना है? 20% इंटरेस्ट पे रेट। इस इंटरेस्ट पे रेट 20% है बैंक डिपॉजिट्स पे। 6 का क्या? क्या? चलें जी टोटल्स कर दें। क्या? क्या? नहीं ऊपर तो, हाँ ऊपर DTL है, नीचे DTA है जी। DTL DTA बड़ी मोहब्बत है ब्रॉड डाउन कैरी डाउन में, आज एक ही साइड पे पड़े हुए दोनों। DTE निकालें। अब जो 8.39 नहीं लाएगा इधर, उसके 8.3 मार्क्स तो नहीं कटने, वो भी 1.5 नंबर कट जाएगा। जो 8.3 नहीं लाया होगा इधर। जी बोलें। लेकिन जिसने हाफ हार्टेडली एडजस्टमेंट पढ़ के छोड़ दिया और ना रिकॉन्सिलेशन बना के आया ना नोट बना के आया, तो सीधे सीधे जो 4-5 नंबर उसने इधर के रखे हुए थे इसके पूरे, वो लूज कराया। अफसोस करें, थोड़ा आगे चलते हैं। जी बोलें। इधर इधर कितना? 39.1। चलें जी, नोट का फॉर्मेट खुद ही बना लीजिएगा। CT 9, DT 30, साथ वाले को कितना चपेड़ नेगेटिव एंट्री करें ना,
DTL डेबिट और DTE क्रेडिट। तो खर्चा है या खर्चा उलट रहा है? उल्टी करनी है ना, उल्टी ऐसे करते हैं। 30.1 reconciliation of PBT with tax expense. Profit before tax 90. Rate 30%. 27. Tax. रिकॉन्सिलिएशन तो खुद ही बनाया तो मैं, मेरा पेपर तो नहीं है, मैच करे ना करे वो आपकी किस्मत। बना लें रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा जी, इधर देखें, मुझे ये बताएं, एक ये पास पेपर के क्वेश्चन 13 की एडजस्टमेंट भी असल में रहती है, तो पहले जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके लिए सारे टेंटिव हो जाएं। आपको जितने सवाल क्लास में मैंने कराए थे, किसी में भी ओपनिंग रिसीवेबल नहीं दिया होता था इंटरेस्ट का। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट कभी क्लास में डिस्कस नहीं हो सका। लेकिन पास पेपर क्वेश्चन 13 में उसने एक दफा ये पंगा लिया कि उसने ओपनिंग रिसीवेबल भी दिया। अब सवाल यह है कि रिकॉन्सिलिएशन बनाते हुए आमतौर पे हम जितने सवाल करते थे उसमें P&L कैश और कैरी डाउन होता था, तो इसलिए हमें कोई मसला नहीं होता था। आज जरा देखें हम पहले क्या करते थे और आज क्या करेंगे। जो मैं पहले करते थे वो करने लगाऊं और फिर जो आज करने वो मैं बता देता हूं। पहले हम ये करते थे, हम करंट टैक्स में ढूंढते थे किस पे रेट अलग लगाए 45, और डेफर्ड टैक्स में ढूंढते थे किस पे रेट अलग लगाए 40। तो करंट और डेफर्ड में हम ढूंढते थे किस पे रेट एक्स्ट्रा लगाए, ये बात याद है। तो इधर से हम पकड़ते थे 45, इस पे लगाते थे 10% और उधर से पकड़ते थे 40 और लगाते थे 10%। और साइन कौन सा यूज करते थे? जो करंट टैक्स में यूज कर रहे हैं, कौन सा वाला? नेगेटिव वाला। डन। अच्छा, अब आज के सवाल में ऐसा नहीं करेंगे, ये करते थे। इतना भी आप कराएंगे तो ही विल अवॉर्ड यू मार्क्स। अगर 1 नंबर है तो आपको आधा नंबर वो दे देगा, ही विल अवॉर्ड यू मार्क्स, कोई मसला नहीं। आज के सवाल में एक चीज सोचें कि पीबीटी में पड़ा ही 55 है और आप उल्टा 55 से भी ज्यादा रहे हैं। यह मसला पिछले सवालों में नहीं आता था क्योंकि उसमें ओपनिंग रिसीवेबल नहीं होता था। पीबीटी में पड़ा कितना है 55 और आप उल्टा कितना रहे हैं? पीबीटी, इस पीबीटी में तो 55 ही पड़ा ना, तो इधर भी आपने 55 उल्टाया और इधर कितना उल्टा रहे हैं? 85 उल्टा रहे हैं। अब असल में बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ रेट चेंज का इंपैक्ट पिछले साल रिकॉर्ड हो चुका है, उस रेट चेंज के इफेक्ट को इस साल रिकॉर्ड नहीं करना। वो समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे। असल में ये जो 45 मैंने उठाया है ना, 30 जो पुराना रिसीवेबल था, थोड़ा सा फोकस करें, 30 जो पुराना रिसीवेबल था उसमें से 30 मिला, FIFO समझ लेना, FIFO चल रहा है, 30 में से 30 मिला और 55 में से 15 मिला, 40 रह गया। दोबारा फोकस करें, 30 में 30 इधर मिल गया, पुराना रिसीवेबल तो पहले रिसीव होता है ना, 30 इधर मिल गया और 30 का 30 इधर मिल गया, तो इसको 30 से काट दें तो इधर क्या बच गया 15। तो 55 में से कितना मिल गया? इतना प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट में एक दफा किया था वो 1 ईयर वाला, और
तो 55 में से क्या मिल गया 15, 55 माइनस 15 40। अब असल में जो 30 में से ये 30 मिला है ना, इसको इस साल की रिकॉन्सिलेशन में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 30 पिछले साल की रिकॉन्सिलिएशन में जा चुका है। ये 30 कब गया जल्दी बताएं। तो इसको जब इस साल की रिकॉन्सिलिएशन में डालेंगे तो डबल रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी, इस साल के पीपीटी में वो पड़ा ही नहीं। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट आया था अजीब सा। तो मेरे ख्याल से अब अगर आप उस तरह सोचें फिगरों को गौर से, तो 55 माइनस 15 कितना हो गया 40 की टेंशन ना ले 40 तो हमारे 55 का ही टूटा हुआ हिस्सा है, इसको ना छेड़ें। 40 की टेंशन ना लें। क्यों ना लें? 55 माइनस 15 इज इक्वल टू 40 तो 55 का ही टूटा हुआ हिस्सा है, लेकिन 55 का टूटा हुआ हिस्सा इस 45 में कितना पड़ा है 15। तो इसको काट के बेहतर है, लेकिन पास्ट पेपर क्वेश्चन तो जो है वो क्या कहते हैं 13, मैंने उसमें डायरेक्ट यहां 55 लिखा हुआ है। सो इसलिए कुछ बच्चे पूछते थे कि डायरेक्ट यहां 55 क्यों लिखा हुआ है, तो बन तो 55 ही गया। So that was a bit hard to digest. Try to adjust. किसी तरह कर लें एडजस्ट। अच्छा एक आखिरी दफा सुन लें दोबारा। 30 का इसमें 30 मिला, तो थोड़ा सा कटिंग कर दीजिएगा ना पेपर में। ये से कट गया, 30 से कटा तो इधर कितना बच गया 15। आप बता दें 55 में से 15 मिल गया और 40 मिलेबल, तो ये 15 में इधर ले आया और ये 40 में। ऐसा पढ़ा कब करना पड़ेगा? और अगर ओपनिंग स्टेबल नहीं है तो पुराना तरीका, उधर से उठाएं, जो जो इनकम से उन पे जो अलग रेट लगे उनको यूज कर लें। डन? बताएं। इंटरेस्ट लेस करना है। अच्छा जी, ये तो एक पुराना कॉन्सेप्ट था। एक किसी को याद हो, एक और रिकॉन्साइलिंग आइटम हमने डाला था। ये कौन बोले अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट? एक स्टूडेंट। अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट, ये कॉन्सेप्ट भी हमने डाला था। इसकी जरा आज एक रिवीजन टाइप करने की कोशिश करते हैं। कितना लॉस था 184। पिछले साल कितने पर डेफर्ड टैक्स एसेट बना लिया? कितना लॉस था? इसमें से कितने पे डेफर्ड टैक्स एसेट बना लिया? कितने पर इस साल और बनाया या इस साल फायदा अवेल कर लिया करंट टैक्स के जरिए रूट करके? कुछ पर करंट टैक्स के जरिए रूट करके फायदा कमा लिया और कुछ को डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जाके फायदा कमा लिया। सर फायदा कैसे है? कुछ फायदा 184 में से इधर कमाया और कुछ फायदा 184 में से इधर कमाया। अब मुझे बता दें मैंने कितना फायदा और कमा लिया, जरा मुझे बैलेंसिंग बताने की कोशिश करें। कितना लॉस था? इस पे कितना डेफर्ड टैक्स एसेट पिछले साल बना चुका हूं। अब मैं ये नहीं पूछ रहा कितना डेफर्ड टैक्स एसेट इस साल बना है। कितना डेफर्ड टैक्स एसेट इस साल बना है अगर आपने वो लिखना है तो वो भी मुझे लिखवा दें, कोई मसला नहीं। 154.8 पर इस साल डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया। बैलेंसिंग बताएं क्या है? ना 29 पॉइंट, हद होगी, दीवाने हैं 29 पॉइंट, तो पता नहीं क्या खा के आए हैं। मैं मान नहीं सकता 29 हो। 17.2। मुझे बताएं ये तीनों क्या है? अलग अलग बताएं ये तीनों क्या है? कितना लॉस था? कितने पे डेफर्ड टैक्स एसेट बना लिया? कब? हमारे साल करंट टैक्स में कितने पे फायदा हुआ? सोचा था कितने पे फायदा होगा और इसको पिछले साल एसेट में लेके जाके इनकम बुक हो चुकी है। सोचा था कितने पे फायदा होगा? 12 पे। इस साल और फायदा कितने पे लिया? 17.2। और अब फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने की उम्मीद लग
इसकी वजह से जो बचा था उसको भी कहां ले गए, तो इधर करंट टैक्स की वर्किंग में इससे फायदा उठा लिया और इधर तो एक्स्ट्रा फायदा कितना उठाया एज कंपेयर टू दिस ईयर, जल्दी बताएं। 172, उसको मैंने कहा था 184 माइनस 12 भी कर सकते हैं, अगर ब्रेक डाउन करके करना है तो फिर ये लंबा काम भी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो दैट ICAP विल टेस्ट द थिंग्स एट दिस लेवल। इस लेवल पे वो चीजें टेस्ट करे मेरा नहीं ख्याल, बट थिंग इज वेरी सिंपल, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो लॉसेस के अगेंस्ट कितने हद तक खुशी रिकॉर्ड की हुई थी, कितनी खुशी करंट टैक्स में और रिकॉर्ड कर ली, किसी को ये खुशी नजर आ रही है हमारे साथ रिकॉर्ड हुई है, टैक्स नहीं देना पड़ा, और कितनी खुशी इधर जाके रिकॉर्ड कर ली। सर खुशी कैसे, ओ भाई ये 46 इसमें गया है, इसमें जाके इसमें गया, इसकी वजह से इधर खुशी आ गई है, तो दो जगह खुशी रिकॉर्ड कर ली, और ये खुशी रिलेट करी है पिछले साल से, करंट ईयर के पीबीटी में नहीं पड़ी हुई, ये खुशी पिछले सालों से रिलेट कर रही है। इस वजह से इसको कहां से रूट कराएंगे, रिकॉन्सिलिएशन, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट्स में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा हुआ। डन। अब सादा सी बात आखिर बता रहे, कितना लॉस था, कितने लॉस पे बना चुके थे। अच्छा, अगर फ्यूचर में सिर्फ 100 के प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड होते तो यहां 154 की बजाय, अगर फ्यूचर में सिर्फ 100 के प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड होते, यहां 154 की बजाय 100 आता, और यहां भी 17.2 से तरह आना था। 17.2 वाली कड़िचके से 29.2 वर्सेस 12, समझ आ गई? परेशान तो नहीं हो रहे? कितना लॉस था सोचा हुआ, माइनस करेंगे 12, कितना और कर लिया, कहां जाके, कितने पे और खुशी बुक कर ली, 172। चलें जी, अब 172 पे खुशी बुक कर लें। नहीं, पूरा नाम लिखे ना, प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट, इसको रीअसेस करके हमने सही रिकॉर्ड कर लिया। जी बोलें। 51 पॉइंट, जवाब 30.1। नहीं सर, जबरदस्ती रिकंसाइल कराई आपने, ये कुछ चक्कर किया है। 30.1। तो ये पंगा हो सकता है 3-4 साल बाद किसी स्टूडेंट से ले तो अगले वालों को करा दिया जाएगा। आपको मैंने करा दिया, अब सोच रहा हूं आइंदा नहीं कराऊंगा। ऐसे यार, ये तो नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं, क्योंकि मैं रिकॉन्सिलिएशन में इसके नंबर नहीं आपको लेके देना चाह रहा, मैं बाकी जगहों पे नंबर लेके देना चाह रहा हूं जो इजी मार्क्स हैं। बाकी जगहों पे तो समझ आ गया ना क्या करना है, कितना माइनस करना था 12, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ज्यादा माइनस कर लें, ज्यादा माइनस कर लें, और अब हमारी उम्मीद बढ़ गई है प्रॉफिट्स की, तो ये वाले इजी मार्क्स लें, ये वाले इजी मार्क्स लें, ये वाले, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी नजर में। ये फिगर गलत भी होगी तो 30% लगा के इसके आधे मार्क्स आपको मिल जाने हैं। तो बताएं, जब डेफर्ड टैक्स एसेट रीअसेस होता है तो हमेशा रिकॉन पे भी फर्क पड़ेगा। सवाल मैंने कराया, पानी वो पी रहा है। अच्छा, पास पेपर क्वेश्चन 13 वाला फड्डा याद रहेगा। जब कभी इंटरेस्ट अकाउंट में ओपनिंग रिसीवेबल भी आ जाए तो देख लें ओपनिंग रिसीवेबल में से कितना रिसीव हुआ, क्योंकि करंट टैक्स में तो 55 ही पड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, कंप्यूट डीटीएल स्लैश इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी डिफरेंस, हर एक का अलग अलग निकालें। अगर ये थ्योरी का क्वेश्चन होता तो क्या करते, अगर ये थ्योरी का क्वेश्चन होता तो क्या करते, तो लिख के आते इन द बैलेंस शीट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹126 विल अपीयर
However, the tax base will be only rupees 148, and the difference between carrying amount and tax base will result in deductible temporary, thereby creating a deferred tax asset of rupees itne. The fair value loss of 19.5 will be charged to OCI, and the remaining will be debited in deferred tax account. Further, in current tax working, 3.8 of interest income will be reversed while no income will be recorded because interest is received in next year. ये लिख के आना होता है, और क्या थ्योरी का सवाल अगर हो जाए. For as far as the losses are concerned, so a deferred tax asset of 3.6 was recorded in previous year on loss of 12. However, in current year there are more profits, so we will adjust the loss of 29.2 in the current year, and as now future profits are reassessed, which are 200 in next years, so for remaining loss of 154.8, we will record a deferred tax asset amounting to 154.8 into 30%. So that is called as reassessment of deferred tax asset. Deferred tax asset को reassess किया जाता है. पेज 311 पे आए. माय डियर, फीडबैक देते हैं. रिलैक्स हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? परेशान होने की वजह क्या बताइए? अभी को हाथ खड़ा करके बताए. क्योंकि सवाल में जितनी भी एडजस्टमेंट्स डाली हुई हैं वो थोड़ी सी सोचने वाली हैं सारी, तो ये परेशान होने की नहीं है. हाथ खड़ा करने किसके लिए नहीं है? वेल डन. जिसके लिए आसान है, कंफर्टेबल दो, हुआ कंफर्टेबल तो कंफर्टेबल, कोई मसला नहीं. पेज नंबर कौन सा? 311. अच्छा, स्टैंडर्ड कहते हैं वैसे तो मेरा मशवरा ये है कि जब भी डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया करो तो हमेशा ही सोच लिया करो फ्यूचर में प्रॉफिट है या नहीं. तुम तो समझ रहे हो अनयूज्ड लॉसेस पे ही डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा तो सोचेंगे फ्यूचर प्रॉफिट से. थ्योरी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है मेरा मशवरा यह है कि जब भी तुम्हें डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाया करें तो हमेशा सोच लिया करो फ्यूचर में डिडक्ट हो भी सकेंगे या नहीं. स्टैंडर्ड कहते हैं मेरा मशवरा तो यह है कि डेफर्ड टैक्स एसेट तो हमेशा ही बना लिया करो. ये बात मानता हूं. स्टैंडर्ड कहते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट शैल बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल डीटीडीज to the extent that it is probable that future profit will be against which the deductible temporary difference can be utilized. ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, ये पता नहीं इसने क्यों डाली हुई है. बता दें जी, कब कब सोचना है फ्यूचर प्रॉफिट है या नहीं? जब कभी अनयूज्ड तब भी सोचना है फ्यूचर प्रॉफिट है या नहीं, और जिस सवाल में भी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ रहे हो उनके लिए भी हमेशा सोच लेना है कि ये डिडक्टेबल चीजें फ्यूचर में डिडक्ट भी हो सकेंगी या नहीं. बस एक थ्योरी की हद तक बात है, इसको याद रखिएगा. तो छोटा सा लिख लें, और अनयूज्ड लॉसेस में भी सोचा करना है फ्यूचर प्रॉफिट है या नहीं. ये कब सोचा करना है? जब डीटीडी आए. इसके अलावा लिख लें, और अनयूज्ड लॉसेस में भी सोचा करना है फ्यूचर में प्रॉफिट्स हैं या नहीं. और अनयूज्ड लॉसेस में भी सोचा करना है फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट हैं या नहीं.
चलो जी, पाओ जी हाथ एथिक्स से, उसका एक दो पास पेपर करें। पास पेपर क्वेश्चन 9 निकालें। पेज 585। मेरे ख्याल से अभी तक ये नहीं हुआ हुआ क्लास में, होमवर्क दिया था। चलें पढ़ें। अच्छा भाई, वो जो पेपर हो रहा है ना आपका मार्च में होता है, उसमें सिनेरियोज आ रहे हैं। पेज 579 पे मैं ज़रा बताऊँ आपको सिनेरियोज कौन से आ रहे हैं। एक तो है ना बॉस, बोथ बॉस एट एम्प्लॉई आर सीए, और बॉस एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि रॉन्ग जर्नल एंट्रीज कर दो, गलत पेमेंट कर दो, गलत रिपोर्ट बना दो। तो बॉस में क्या नहीं है? इंटेग्रिटी, न्यूट्रलिटी और प्रोफेशनल। ऐसा काम करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर अच्छा एक बात आप सुनिएगा ज़रा, असल में ना प्रोफेशनल बिहेवियर में दो चीज़ें हैं। आप ऐसा काम करें जो लोकल लॉज के खिलाफ है, और ऐसा काम, ये जिसने याद किया हुआ है प्रोफेशनल बिहेवियर, ऐसा काम करें जो लोकल लॉज के खिलाफ है, और ऐसा काम करें जिससे प्रोफेशन के नाम पर धब्बा लगा रहे हैं। ये दो किस्म के काम जाते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर में। अच्छा माय डियर, इसमें मेरे भाई याद रखिएगा कि जब कभी बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहे हैं ना, तो आपने यही लिख के आना है कि वो ऐसी हरकत करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आ रहे, और एम्प्लॉय ऐसी सूरत में बॉस का खौफ फील करेगा, और अगर उससे कोई फ़ायदा भी दिया जाए तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। लेकिन कभी कभी आई कैप ऐसे भी सोल्यूशन दे देता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई इंसेंटिव नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर भी आई कैप लिखाते हैं इंटिमिडिएशन थ्रेट है बॉस के फियर की वजह से, एंड ही मे लूज जॉब, सो देर इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अगर ये इसकी बातें नहीं मानेगा तो ही मे लूज जॉब। एक दो दफा उसने सेल्फ इंटरेस्ट बिला वजह भी डाला है, लेकिन मेरे ख्याल से सेल्फ इंटरेस्ट तब डालना चाहिए अगर एम्प्लॉय को गलत काम करने पे क्या दिया गया? इंसेंटिव। अच्छा, अब इसमें एम्प्लॉय और बॉस का चक्कर नहीं है। एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी ज़ात या अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों के लिए यूज़ कर रहा है, तो एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। सबसे बड़ा जो है इसको कहते हैं मेन थ्रेट, और सब्सिडरी थ्रेट मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल जो वायलेट हो रहा है, और सब्सिडरी हो रहा है ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आ रही है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं। ऐसी सूरत में वो एम्प्लॉय जो इंफॉर्मेशन लीक करेगा, इससे इसको या इसके दोस्त को या इसके फैमिली मेंबर को फायदा होगा, इसको कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सिनेरियो, एक सिनेरियो ये भी आता है कि सीए के पास लिटिल अकाउंटिंग नॉलेज है। एक ये है कि अकाउंटिंग नॉलेज है फिर भी गलत काम करने को कह रहा है, वो तो फिर इंटेग्रिटी वगैरह और वो सारे। एक ये है सीए के पास लिटिल नॉलेज ऑफ आईएफआरएस है। ये था आईएफआरएस 15 का क्वेश्चन नंबर 12। उसके अंदर ये था कि वो गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा था। वो कह रहा था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो जो पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने की कॉस्ट है, उनको ये करो वो करो, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने की कॉस्ट को हालांकि कैपिटलाइज करना था, तो वो गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा था। तो अगर गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हो बॉस, तो इसमें याद रखिएगा एक चीज जरूर लगा के आनी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कि उसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, उसने अपने आप को आईएफआरएस के नॉलेज से अपडेट नहीं रखा हुआ, जिसकी वजह से ये बोंगी मार रहा है। और ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन 9 भी है।
अच्छा जी, चलें। You have recently joined as finance manager of Mercury Limited and have been asked by CFO to prepare a PowerPoint presentation on financial statements for the half year ended 31 दिसंबर 2022। तो शुरू कब हुआ होगा हमारा साल? यकम जुलाई 1 जनवरी, हद होगी, यकम जुलाई 2022। हाफ ईयर एंडेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर फाइनलाइज्ड बाय सीएफओ। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफओ ने फाइनलाइज कर दी हैं। हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? हम कौन है? फाइनेंस मैनेजर। और बॉस कौन है? CFO. While preparing the presentation, you have noted that a 5-story building purchased in July 2022, हमारे साल के पहले महीने, by ML was पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दी है। हालांकि उस 5 फ्लोर में से ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर यूज हो रहे हैं एडमिन पर्पस के लिए। तो IS 16 में आप जाके पढ़ें, वो प्रॉपर्टी जो एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रही है वो IS 16 में जानी चाहिए। While remaining 3 floors were rented out to different tenants and will be sold in future. तो ये प्रॉपर्टी हेल्ड है फॉर रेंटल और फॉर सेल पर्पस, तो इसलिए इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फर्दर ऑन 31 दिसंबर द फेयर वैल्यू इंक्रीज ऑफ 150 फॉर एंटायर बिल्डिंग। एंटायर बिल्डिंग का क्या मतलब है? पूरे 5 फ्लोर्स। हैज बीन टेकन टू P&L। ये P&L में जा चुकी है बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर फाइनलाइज्ड, तो इसलिए इसने लिखा है हैज बीन टेकन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज कर चुका है CFO अपनी तरफ से और वो P&L में सारा डाल चुका है। विच हैज इंश्योर्ड, और जिसकी वजह से एक और तसल्ली अब हमें है कि इंटरेस्ट कवर एक रेशो होती है। इंटरेस्ट कवर में इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करते हैं? एक्सपेंस ओवर PBIT। ठीक है, यही होगा शायद। तो इंटरेस्ट कवर, चलो गूगल सोया है अभी, तो ये एक रेशो मेंटेन हो गई है। लेकिन अगर आप इस गेन को P&L में ना डालते और कहां डाल देते? OCI में। इस गेन को यहां ना डालते और कहां डाल देते? अब इसमें से 150 में से 2 बिल्डिंग्स, दो फ्लोर्स का गेन कहां जाने? क्योंकि IS 16 में अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज होता है तो OCI में जाता है, और 3 का कहां जाने? तो P&L की फिगर गिर जाएगी। जब P&L की फिगर गिरेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। जब प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो इंटरेस्ट कवर रेशियो वो नहीं होगी जो बैंक चाह रहा है। द CFO का ख्याल है कि IFRS अलाउ सच एप्लीकेशन। नाउ यू आर नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। ये लाइन बस पूरे सवाल में थी जहां से पता चला ही इज नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। कहते हैं क्योंकि आधी बिल्डिंग तो अपने इस्तेमाल में ओनली यूजेस लेस देन 50% बिल्डिंग, आधी से कम बिल्डिंग हम अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं, 2/5 अपने इस्तेमाल में है और 3/5 लोगों को किराए पे दी हुई है। तो कहते हैं अच्छी खासी बिल्डिंग तो लोगों को किराए पे दी हुई है, तो इससे 5 में 3 को भी और 2 को मिला के रगड़ दो सारा। ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि मोर देन 50। ये तो स्टैंडर्ड में रूल लिखा हुआ है कि अगर पूरी बिल्डिंग लें और थोड़ी सी 50% से कम इधर यूज कर रहे हैं, ये तो अपना इसने कोई रूल बनाया। He further explained that non-compliance of loan का agreement should be avoided at any cost as the bank loan would become immediately payable upon, और बैंक लोन फौरन वापस करना पड़ जाएगा अगर हमने इंटरेस्ट कवर रेशियो को मेंटेन ना किया। दिस वुड क्रिएट अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टी फॉर ML विच मे इवन रिजल्ट इन क्लोजर ऑफ बिजनेस। अच्छा, इसमें 2 चीजें टेस्ट हो रही हैं सवाल में। CFO को कह रहे IFRS ये काम करने देता है, और हैव बीन आस्क्ड बाय CFO टू प्रिपेयर अ PowerPoint प्रेजेंटेशन उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे, हैव बीन आस्क्ड। तो ये सिनेरियो 1 है और ये सिनेरियो 3 है जो हमने किया। तो इसमें दोनों लिख के आएंगे। नंबर 1, बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को भी कह रहे हैं, और नंबर 2, बॉस में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी नहीं है।
तो इस वजह से सिनेरियो 1 की वजह से क्या लिख के आएंगे, बॉस सीएफओ मे बी इन द ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ऐसी हरकत करने को कह रहा है जिससे प्रोफेशन के नाम पर, और सिनेरियो 3 की वजह से, लेकिन आईकैप ने थोड़ी कंजूसी मारी हुई है, इनमें से कोई एक मिस किया उसने सोल्यूशन में, उसकी खैर है, छोड़ें। और थ्रेट्स जो एम्प्लॉय फेस कर रहे हैं, इंटीमिडिएशन थ्रेट, और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इस तरह है खींचतान के, आप कह सकते हैं कि बिजनेस ही जब बंद हो जाने तो फिर बिजनेस बंद होगा तो हमारी, बिजनेस बंद करते हुए हमें तो वो जॉब दिए रखेंगे ना, कहेंगे बस पूरा बिजनेस बंद हो रहा है, तुम्हारे लिए दफ्तर खुला है। तो एक तरह का सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी यहाँ है, क्योंकि अगर बिजनेस पूरा बंद हो गया तो हमने भी बंद हो जाना है, सॉरी हमें भी नौकरी से निकाल दिया जाना है। तो इस वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मेन थ्रेट इंटिमिडिएशन ही लिखना है। हैव बीन आस्क्ड का लफ्ज काफी है इंटिमिडिएशन थ्रेट के लिए। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिविटी में क्या लिखना होता है और इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या लिखना होता है, इसमें एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिविटी में आपने रीजन बता के आनी होती है कि क्यों ऐसा कह रहा है, क्यों नहीं न्यूट्रल। इंटेग्रिटी में आपने सिर्फ, देखें एक होता है एक्शन और एक होता है एक्शन किस वजह से ट्रिगर हुआ। तो आपने किसी को थप्पड़ मारा, इट इज एन एक्शन, लेकिन किस वजह से ट्रिगर हुआ, इसलिए कि उसने आपको घूरा था। तो आपको लगी प्यास, तो उसकी वजह से आपने पानी पिया, तो ट्रिगर होना प्यास लगना था, उसकी वजह से आपने एक्शन किया। इस सवाल में मुझे बता दें एक्शन क्या है और एक्शन किस वजह से ट्रिगर हो रहा है। एक्शन ये है कि प्रेजेंटेशन बना दो गलत इंफॉर्मेशन की बेस पे, ये एक्शन है। और ट्रिगर किस वजह से हो रहा है, ताकि बैंक लोन वापस ना करना पड़े। ट्रिगर किस वजह से हो रहा है, बैंक लोन वापस। अब आप इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर में सिर्फ एक्शन बता के आएंगे कि बॉस इज आस्किंग एन एम्प्लॉय टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दिस इज अगेंस्ट इंटेग्रिटी। इसमें यह ना बता के आए बैंक लोन वाली बात, इंटेग्रिटी में बैंक लोन वाली बात आने की जरूरत नहीं। फर्दर बॉस इज आस्किंग द फाइनेंस मैनेजर, इधर देखें आप क्या लिखेंगे, बॉस इज आस्किंग द फाइनेंस मैनेजर टू मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन रॉन्ग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सो इट मींस ही इज डूइंग एन एक्शन विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। इन दोनों में अगर बैंक लोन का जिक्र ना भी करके आए तो गुजारा चलेगा, लेकिन न्यूट्रलिटी में ट्रिगर भी बता के आना है क्यों किया। The boss is not neutral because he is saying to prepare PowerPoint presentation containing wrong financial information just to comply with the loan covenants, that is a loan which is obtained from bank, because it may be repayable if loan covenants are not met. समझ आई बात। इंटेग्रिटी में और प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या बता के आना है, एक्शन क्या है, टू मेक प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन रॉन्ग इंफॉर्मेशन। और ऑब्जेक्टिविटी में क्या बता के आना है, टू मेक प्रेजेंटेशन जस्ट टू अवॉइड, जस्ट टू, यहीं से फिगर आउट है ना, जस्ट टू अवॉइड नॉन कंप्लायंस ऑफ लोन कॉवेनेंट्स। डन। लेकिन वो मेन वाला तो हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर है ना, तो ये दो लाइनें तो कॉपी पेस्ट, अ सीए शुड एक्ट डिलिजेंटली इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल, अप्लाइंग इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेजेस क्वेश्चन ऑन हिज प्रोफेशनल कॉम्पिटेशन अंडर IAS 40। थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी डिस्कस कर गया वो। ईच पोर्शन कैन बी सोल्ड सेपरेटली, हर पोर्शन अलग बेचा जा सकता है,
और इसको सेपरेटली अकाउंट फॉर करें, देयरफॉर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर शुड बी रिकॉर्डेड एज पीपी। ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट साथ बताने लग गया। चलें बता दीजिएगा करेक्ट ट्रीटमेंट। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में उसने करेक्ट ट्रीटमेंट भी बता दी, हालांकि मेरा ख्याल से करेक्ट ट्रीटमेंट बताने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। ठीक है, बता दें थोड़ा सा। CA should not compromise professional judgment because of bias conflict of interest. Incorrect application of CFO to avoid non-compliance of loan. गलत क्या कर रहा है? Incorrect application of IFRS. In PowerPoint presentation भी लिखाइएगा। Just to avoid non-compliance of loan is affecting the। अब यहां पे मैंने क्या बताई है? ट्रिगर भी बताया किस वजह से ऐसा किया आपने। लेकिन प्रोफेशनल बिहेवियर में जरूरी नहीं है बताना, उसमें बस आप यही बता के आ जाएं काफी है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है रॉन्ग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बेस पे, तो ये एक ऐसा एक्शन है जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आएगा। CA should comply with relevant laws and regulations and avoid any conduct that discredit the profession। ये दो बातें होती हैं इसमें, लेकिन यहां दूसरी बात लगानी है। प्रेशराइजिंग और थ्रेटनिंग सबऑर्डिनेट्स विद एन इंटेंशन टू इन्फ्लुएंस देम इज नॉन कंप्लायंस ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स। इसने पहली बात भी लगा दी यार, ये अजीब ज्यादा। एंड इज रिफ्लेक्टिव ऑफ नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ CFO। मेरे ख्याल से यहाँ वो लाइन लिखी है जो पहले से पास्ट पेपर में ICAP लिखता आ रहा है कि आस्किंग एम्प्लॉय टू मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन रॉन्ग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ कंडक्ट दैट मिसक्रेडिट द प्रोफेशन। वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिखनी है और ठीक है लिख दें। थ्रेट्स क्या हैं? इंटी, ही मे फील इंटिमिडेशन थ्रेट ड्यू टू परसीव्ड प्रेशर एक्सटेंडेड बाय CFO on raising objection over his finalized financial statements। अगर वो ऑब्जेक्शन करते तो मारा जाएगा। CS judgment may be influenced by, ये तो वो कॉपी पेस्ट है। He may feel self interested due to fear of losing job in case of financial difficulties of MLA, क्योंकि बिजनेस ही बंद हो जाने। और बचने के तरीकों में मैंने सबसे पहला तरीका ये बताया था, परसुएड CFO लिखा करें, और फिर चलते चलते एंड तक रिजाइन तक भी जा सकते हैं आप। तो ये तो बचने के तरीके हर सवाल में कॉमन है, लेकिन पहली लाइन जरूर लिख के आया करें कि उसको कन्विंस करें कि यार आप ऐसा ना करो। ये शिकायत बाकी ये सारी आप नोट करें, ये तो सारी शिकायतें हैं। ओके, इसमें इंटेग्रिटी भी डाल के आ सकते हैं आप, क्योंकि बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को करे। अच्छा माय डियर, MCQ नंबर 3 रहता है, ये करके अब हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर नमाज के बाद मिलते हैं। MCQ नंबर 3, ICAP ने ना अपनी किताब में चंद एग्जाम्पल्स हैं जो कि बड़ी तसल्ली से बात सुननी है। चंद एग्जाम्पल्स हैं जो कि नहीं डाली हुई, और वो हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में। वो हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में। एम्प्लॉयर आपको बोनस दे रहा है, एम्प्लॉयर आपको जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, और कोई और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप पे प्रेशर डाल रहा है कि आप ये काम करो जिससे आपकी जात को फायदा हो। इसके अलावा गिफ्ट, ये भी एक, बोलें क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। बल्कि मैंने लिखे हुए हैं, एथिक्स किधर है? गिफ्ट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, आपको आगे आगे रखता है जगह जगह। और कौन सा लिखा हुआ था? लोन टू एम्प्लॉय, अलोइंग पर्सनल यूज ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स। गाड़ी एम्प्लॉयर ने नहीं दी हुई एम्प्लॉय को, लेकिन अक्सर उसको घर लेके जाने देता है। कभी जनरेटर हो जाए वो उठा के ले जाता है अपनी शादी के मौके पे। अक्सर बिजनेस के एसेट्स एम्प्लॉय घर लेके जाता रहता है, बाद में इस्तेमाल करके वापस कर देता है। तो ये भी क्या है बोले? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। लिखें ये पेज नंबर
571। ओके, अब जरा थोड़ी सी ना आपकी टेंशन चाहिए, और ये एमसीक्यू पढ़ना है। एमसीक्यू नंबर 3। Which two of the following might create a self interest threat? कौन से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में आएंगे? प्रॉफिट बेस्ड कंपनसेशन, ढूंढें जरा। अपने ही काम को दोबारा चेक करने को कहा जाए, ये तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, अच्छा अब इन दोनों में ना थोड़ा सा बारीक फर्क है। फियर ऑफ लूजिंग जॉब और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इधर लिखा हुआ है, और इंटीमीडिएशन थ्रेट में अगर आप आएंगे तो फियर ऑफ लूजिंग जॉब आपको एग्जाम्पल्स में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन सोचने की बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी यह होती है कि बॉस एम्प्लॉय को कह दे कि मोहतरम आप परेशान ना हो, हम आपके साथ बॉन्ड साइन कर लेते हैं, 5 साल तक आपको नहीं निकालेंगे, आप परेशान ना हो। इट इज लाइक एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, जिससे आपको सेल्फ इंटरेस्ट फायदा हो जाता है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, अगर वो बात इतनी खतरनाक हो गई है कि अब वो ऐसे सरकमस्टांसेस आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको थ्रेट आने लग गया है और आपके दिल में हर वक्त एक डर सा लगा रहता है कभी भी निकाल देंगे, सो डेट इज ड्यू टू डोमिनेंट नेचर ऑफ बॉसेस देयर, तो उसको डाला जा सकता है इंटी, क्योंकि फियर का लफ्ज इंटीमीडिएशन की तरफ ज्यादा जाता है। पहली बात ये होगी, फिर दूसरी बात करूंगा जो आपके जहन में आ रही है, लेकिन खींच तान के चलो मैं इसको भी डाल देता हूं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी के लफ्ज की वजह से। एक्सेप्टिंग गिफ्ट ऑफ अ, माना कि ये फैमिली एरिटी थ्रेट के अंदर लिखा हुआ है, एक्सेप्टिंग अ गिफ्ट, एक्सेप्टिंग अ गिफ्ट, लेकिन ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू, इधर भी गिफ्ट सिग्निफिकेंट ही होगा, इनसिग्निफिकेंट तो वैसे इग्नोर कर देते हैं, हल्की फुल्की चॉकलेट उड़ा दी किसी ने किसी को, तो गिफ्ट इज ऑफ गिफ्ट, इधर तो मैंने लिखवा दिया। अब ये मेरी एग्जांपल्स नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं जो आईकेएफ की बुक में मिसिंग थी। अब गिफ्ट इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, चलें गिफ्ट को इधर आने की वजह से मैं टिक कर लेता हूं। अब मैंने कितने टिक कर लिए? 3। ये अल्लाह का शुक्र है, मेरी तरफ से अब एक्स्ट्रा एग्जांपल्स ना समझे, ये मेरी तरफ से आप समझे आईकेएफ की एग्जांपल्स हैं, बल्कि ये दुनिया के स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं, स्टैंडर्ड में ये मिसालें दी हुई हैं। अब 6 चीजें इधर हैं, इसमें से ढूंढ ले कौन कौन सी मिल गई है। प्रॉफिट बेस्ड कंपनसेशन भी मिल गई है, किसी हद तक खींचतान के फियर ऑफ लूजिंग, ये वाली और ये वाली क्लियरली मिल गई है, अल्फाज मैच कर लें, ये वाली और ये वाली क्लियरली मिल गई है, लेकिन ये वाली क्लियरली नहीं मिल रही। बहरहाल जजमेंटल है, आईकेएफ ने कहा था अगर शायद किसी ने ये दोनों भी टिक कर दिए हैं और ये एग्जांपल्स में इधर नहीं लिखा हुआ था तो उसको भी हम ऑनर कर देंगे, लेकिन दैट वाज बिट अजीब, थोड़ा सा एक अजीब सा था सिनेरियो, इस वजह से हमने ये और ये टिक किया है। अच्छा,
बस ये थी बात। एथिक्स के चैप्टर में पहले सफ़े पे आए और फिर नमाज की ब्रेक लें। इंशाल्लाह हम 2:05 पे दोबारा मिलेंगे। अच्छा, बस कोशिश करेंगे इस तरह तक ख़त्म कर दें, फिर कोई थोड़ी बहुत चीज़ें रहेगी तो आपको ऑप्शन दे दी जाएगी, वो ले लें या ना ले लें। एथिक्स कैन बी डिफिकल्ट टू डिफाइन but it is principally concerned with human characters and conduct. Ethical behavior is more than obeying laws, rules and regulations. ये लॉ से आगे बढ़ के रिस्पेक्ट शो करना है। इट इज़ अबाउट डूइंग द राइट थिंग। अ डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन इज इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। हमारी दुनिया में अकाउंटेंसी प्रोफेशन की ये नाम है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। अकाउंटिंग प्रोफेशन इज कमिटेड टू एक्ट एथिकली। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स मे फेस सिचुएशंस where values are in conflict with one another due to responsibilities towards employers, clients and public. ICAP ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है जो मेंबर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है। बस ये बात पढ़ानी थी कि मेंबर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी यही सारे रूल है। द कोड इज कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स एंड इट प्रोवाइड्स गाइडेंस इन सिचुएशन वेयर एथिकल इशू अराइजेस। ठीक है जी, आ जाएं अब नमाज के बाद इंशाल्लाह।